नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए रेलवे एनटीपीसी का जो आपका 2021 में सीबीटी 1 का पेपर संपन्न हुआ है उसके महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम आपको 3/2/2021 की लास्ट शिफ्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण जीएस जीके जीए क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कराने जा रहे हैं। इस सेट में आपके 40 क्वेश्चन जीएस जीके के पूछे गए थे, तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से क्या 25 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। ये हमारी समाधान सीरीज का 9वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 8 सेट कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिलिका। इसमें से आपको बताना है कि एलिमेंट कौन सा नहीं है। अब देखिए तत्व की परिभाषा क्या होती है, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब पहले ऑप्शन में देखिए सिलिकॉन लिखा गया, जिसे हम लोग SI से लिखते हैं, तो एक ही परमाणु से बना है इसलिए इसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। जर्मेनियम को GE से लिखते हैं, ये एक ही परमाणु से बना है इसलिए ये भी एलिमेंट है। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन के अपर रूपों में आता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गए, ये सभी कार्बन के अपर रूपों में आते हैं। तो कार्बन के जितने अपर रूप होते हैं या किसी अन्य तत्व के जितने अपर रूप होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट भी आपका जो होगा वो एलिमेंट में गिना जाएगा। सिलिका, लास्ट ऑप्शन में सिलिका लिखा गया है। सिलिका को देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, SiO2 लिखते हैं, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है सिलिका का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग परमाणु हैं, यहाँ पर सिलिकॉन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के सिलिका बना है, इसलिए इसे लोग तत्व तो नहीं कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहेंगे। तो सिलिका क्या है, कंपाउंड होगा। बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट ये सभी आपके एलिमेंट में गिने जाते हैं, और जितने भी आपके एलोट्रोप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, वो भी आपके एलिमेंट में गिने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, SCO, UN, नाटो और G20। पिछले वाले वीडियो हमने आपसे SCO की चर्चा की थी, संघाई सहयोग संगठन। 1996 में ये बना था संघाई 5 के नाम से। इसके बाद 2001 में जब 6वां देश उज्बेकिस्तान जुड़ा तब इसका नाम हो गया SCO। फिर बाद में भारत भी जुड़ा और पाकिस्तान भी जुड़ा, तो 8 सदस्य हैं SCO में, जिसमें भारत का भी नाम आता है। UN की बात करेंगे 193 सदस्य हैं, इसमें भारत भी इसका सदस्य है, और G20 में भारत का नाम आता है। तो नाटो का सदस्य जो है वो भारत नहीं है। देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो अटलांटिक महासागर है उसके आसपास के जो देश होते हैं, नॉर्थ वाले, उत्तर वाले, उनका संगठन जो है वो नाटो कहलाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में नाटो की, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। लगभग 28 देश जो हैं वो नाटो के सदस्य हैं, जिसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। भारत किसका किसका सदस्य नहीं है, आपके ऑप्शन में देखिए नाटो को हटा करके G7 भी दे सकता था, तो G7 देशों में भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान की बात करेंगे तो आसियान में भारत सदस्य नहीं है, नाटो भी नहीं है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, कहीं पर नाटो हटा करके G7 कर देगा और कहीं पर आसियान कर देगा, तो इन तीनों चारों को आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की आपको पहचान करना है जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या फिर एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते होंगे, अब इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना है तो आप कैसे करते होंगे, माउस को उठाते होंगे और जो तीर का निशान होता है, ठीक है, तीर के निशान के रूप में उसको उठा करके जिस भी ऑप्शन में रख देंगे वो ऑप्शन आपका टिक कर देंगे, एक क्लिक कर देंगे तो वो सही हो जाता है आपका, ठीक है। तो उस तीर के निशान का आपको नाम बताना है कि इस तीर के निशान को या फिर टिमटिमाते हुए प्रतीक के निशान को आप क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्सर। जहां पर आप कर्सर को ले जाएंगे तो वहां पर का ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर जिसको आप खोलना चाहते हैं, जिस भी आप फोल्डर को खोलना चाहते हैं उस पर ले जाइए कर्सर के निशान को और टिक कर देंगे तो वो खुल जाएगा आपका। तो इस तीर के निशान को हम लोग कर्सर कहते हैं, याद रखिएगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपको 6वां स्थान बताना है विश्व में एरिया वाइज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सबसे पहले आपको क्रम से याद होना चाहिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ऑस्ट्रेलिया का क्रमांक आता है 6वां,
और ब्राजील का आता है 5वें स्थान पर, चीन आता है तीसरे स्थान पर और भारत आता है 7वें स्थान पर। तो ये भी सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। कम से कम आप लोग 8 कंट्री का याद करके चलिएगा, ठीक है। तो 8 को मैं आपको याद करा देता हूँ, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो 7 हो गए। और 8वें नंबर पे आपको याद करके चलना पड़ेगा अर्जेंटीना। 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। ये भी पूछा गया है कि भारत के बाद क्षेत्रफल के देश से कौन सा देश आता है, तो अर्जेंटीना आता है। भारत के पहले कौन आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सारे कम से कम 8 देश आप लोग याद करके चलिएगा। 5वां क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, मिशन कायाकल्प के तहत हर स्वास्थ्य केंद्र को, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और एक मानक भी रखा गया कि अगर आप इन मानकों को पूरा करेंगे तो आपके 10 लाख रुपए जो हैं आपको दिए जाएंगे। नहीं तो अगर 70% से कम आप अंक लाते हैं, जो भी मानक दिए गए हैं उनसे 70% से कम अंक आप लाएंगे, तो 10 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता प्रदान आपको की गई है उससे आपकी रिकवरी भी की जाएगी। तो अगर आपने पैसे ले लिए और सफाई, स्वच्छता, संक्रमण की जो नियमावली है उसका पालन नहीं करते हैं और सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करते हैं, तो आपसे रिकवरी भी की जाएगी। तो ये मिशन कायाकल्प के तहत 10-10 लाख देने का ये प्रावधान किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, अजमेर में सभी धर्मों को लोग जाते हैं, तो वहाँ पर किसकी दरगाह बनी हुई है, वहाँ पर चादर चढ़ाने काफ़ी लोग जाते हैं। तो बताइए दरगाह किसकी बनी हुई है। अजमेर में तो काफ़ी लोग जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जिसका मुख्य केंद्र कौन था, अजमेर था। अजमेर कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। पहले ऑप्शन में लिखा गया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में पड़ती है और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है ना, तो बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, आपसे अजमेर के बारे में पूछा है तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताइए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा देहरादून है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, जो कि देहरादून कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यही 4 ऑप्शन आपके पास हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये 4 ऑप्शन में से आप लोग बताने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसका उत्तर सही होगा उसके उत्तर को हम लोग पिन कर देंगे ताकि सभी लोग उसके उत्तर को पढ़ सकेंगे। 8वां क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था। देखिए, योजना आयोग के नाम पर ही नीति आयोग बना है, तो योजना आयोग को पहले भंग करेंगे, इस आयोग को तो नया वाला आयोग बनेगा। योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। अगर भंग की बात करेंगे तो 2014 को इसे भंग कर दिया गया, मतलब कि इसका नाम जो है वो चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। तो इसको भंग किया गया 2014 में। 2015 को टिक मत करिएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग बन गया था ना, तो इसके पहले ही तो भंग होगा। और पहले कब भंग होगा, 2014 में भंग होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा नृत्य के लिए फेमस है। अब ये नृत्य कौन कौन से करती हैं, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसी हो गया, ये सभी नृत्य जो हैं ये सोनल मानसिंह करती हैं। इसलिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा गया कि 2018 में राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करने का काम करता है। जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा में जो लोग जुड़े होते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है, मनोनीत करता है, जिसमें सोनल मानसिंह को 2018 में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। इसलिए आपसे पूछा गया है कि अगर मेंबर बनाया गया है तो ये क्या करती हैं, तो नृत्य करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समूह के 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत
एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी लोकसभा में मनोनीत करने वाली राष्ट्रपति की, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, अभी इनका आरक्षण जो है वो 10-10 साल के लिए बढ़ता था। जैसे एसटी और एससी का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो आरक्षण प्राप्त होता है सीटों का, वो 10-10 साल के लिए रिजर्वेशन जो होता है बढ़ाया जाता है। तो अभी आंग्ल भारतीय समूह के जो भी 2 लोग मनोनीत करने वाला होता था, उसको 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया, मतलब यहीं पर से खत्म कर दिया गया। अब जो चुनाव आपका होता है 543 सीटों में होगा, 2 लोग मनोनीत करने वाली सीटें जो हैं हटा दी गई हैं। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? आर्टिकल 78 में क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को दे। ये आर्टिकल 78 में लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होगा, प्रधानमंत्री इसकी जानकारी देगा राष्ट्रपति को। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कुंदुकगिरी पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, मुरुदेश्वर जो है वो भगवान शिव का नाम है और ये शिव जी का मंदिर जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। तो इसका कर्नाटक जो होगा वो सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको नाबार्ड का सही रूप बताना है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, गलतियां आपसे होंगी क्योंकि इसमें छोटा छोटा डिफरेंस आपको दिया गया है। समय लेकर लेकिन सही करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। यहां पर लिखा गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम पूछता है, किसकी कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो शिव रमन की सिफारिश पर, शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त देने की सबसे बड़ी जो संस्था है वो नाबार्ड कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और फुल फॉर्म तो यहाँ पर आपके लिए लिखा ही गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? आकाश का नीला रंग जो आपको दिखाई पड़ता है किस कारण से होता है? देखिए, प्रकाश जब ऊपर से आता है तो वातावरण में धूल कण होते हैं। धूल कणों से प्रकाश क्या होता है? टकराता है, जिसके स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो बैगनी रंग के प्रकाश का, नीले रंग का जो प्रकाश आता है श्वेत प्रकाशों में से, उसमें इसका फैलाव जो होता है अत्यधिक होता है। तो जब कणों से ये प्रकाश टकराता है तो नीले रंग का फैलाव अधिक होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इसलिए आकाश का रंग जो होता है वो नीला ही आपको दिखाई पड़ता है। रेलवे ने इसका उत्तर जो है दूसरा ऑप्शन सही किया है, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश में बात करें, जहां पर स्कैटरिंग लिखा हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। प्रकीर्णन जो होता है वही सही ऑप्शन होगा इसका। दूसरा वाला ऑप्शन जो है रेलवे ने गलत लिखा है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? आपको बताना है सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मलाला यूसुफजई। इन्हें कब मिला था? 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो भारत के थे और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, दोनों को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। तो उस समय मलाला यूसुफजई 17 साल की थी। तो 17 साल में नोबेल प्राइज मिला, जो कि अभी तक का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वालों में सबसे कम उम्र की हैं। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? बताइए। 8, 5, 4, 3 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रयास करना है। आप अगर ट्राई नहीं करेंगे, आप हमारे उत्तर पर डिपेंड होंगे कि हम आपको उत्तर बता दें, आप याद कर लें। तो ऐसे प्रश्नों को आप अभी तो आपको याद रहेंगे, बाद में भूल जाएंगे जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। और जो चीज़ें आपको ना याद करें, जैसे 40 प्रश्न हैं, तो जो जितने भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, 10 प्रश्न 20 प्रश्न, उनको कॉपी में नोट करते चलिए। एग्जाम के समय में आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा।
इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये पांचों को लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिसमें से सुरक्षा परिषद जो आता है इन्हीं 6 अंगों में से आता है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें अगर हम लोग स्थायी सदस्यों की बात करेंगे तो 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं, जो हमेशा रहेंगे। जब तक सुरक्षा परिषद रहेगा तब तक ही 5 स्थायी सदस्य रहेंगे। वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 जो हैं वो स्थायी सदस्यों में आते हैं। जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है 10 होती है। सही ऑप्शन इसका लास्ट वाला होगा। ये 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2-2 साल के लिए बनाए जाते हैं। अभी भारत जो है जनवरी 2021 से अस्थायी सदस्य बना हुआ है, 2 साल तक चलेगा। इसके लिए 2 साल बाद फिर से बहुमत होगा। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, अगर इनमें से 2/3 देशों ने आपको कह दिया, वोटिंग होती है, इसमें आपको कह दिया कि आप इस अस्थायी सदस्यों के तौर पर 2 साल के लिए वोटिंग होगी। अगर 2/3 सदस्यों ने आपका समर्थन कर दिया तो आप 2 साल के लिए बने रहेंगे। जैसे भारत लगातार बना हुआ है, अभी 2 साल के लिए बना, अगर वोटिंग होगी 2 साल बाद फिर से जीत जाएगा तो लगातार अस्थायी सदस्यों बना रहेगा। तो 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, जिसे हम लोग कहते हैं जीएसटी एक्ट 2017 को प्रकाशित किया था? देखिए, प्रकाशन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मंत्रालय ने प्रकाशन किया था जीएसटी एक्ट 2017 का। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। जब आप लोग देखेंगे भारत का राज्यपत्र, तो 12 अप्रैल 2017 को भारत का राज्यपत्र आया था, गैजेट ऑफ इंडिया आया था। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जीएसटी एक्ट को प्रकाशित किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों ने वित्त मंत्रालय को मार्क कराया था, तो वो गलत है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ही इसका सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे? देखिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, अभी भारत भी 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो बनाने वाला चौथा देश बन गया है। तीसरा देश आपको बता ही दिया कि चीन बन गया था, चौथा भारत बन गया है। किसके तहत? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति याद रखिएगा, मिशन शक्ति जो था वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण था भारत की तरफ से, जिसमें भारत सफल रहा और चौथा देश बन गया है। तो आपसे पहले 2 देश पूछे थे, तो पहले 2 देश जो थे 2010 के पहले, वो अमेरिका और रूस पहले ही उपग्रह रोधी मिसाइल बना चुके थे। 2010 में चीन ने बनाया, 2019 में भारत ने बनाया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी में हम लोग उपग्रह जो छोड़ते हैं, तो लोअर बर्थ वाला जो होता है उसका उपग्रह मान लीजिए खराब हो गया, ये पुराना हो गया, तो उसको नष्ट करने के लिए वो मिसाइल को यहाँ से भेजते हैं। भारत से मिसाइल मान लीजिए भेजी गई तो उपग्रह को नष्ट करेगी और टुकड़ों में विभाजित कर देगी। धीरे धीरे करके इसका मलबा जो होता है वो समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरने के बाद हम लोग इसको अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने के लिए उपग्रह रोधी मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 देशों के पास है उपग्रह को नष्ट करने के लिए प्रणाली जो आई है, इस 4 देशों के पास है। 4 देश को नाम आपको याद होने चाहिए, यूएसए, रूस, चीन और भारत। ठीक है, तो भारत भी इसका सदस्य हो गया। 4 देश के पास है। मिशन शक्ति के तहत भारत इसमें शामिल हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिए। चंद्रमा में जब ग्रहण पड़ जाए, ग्रहण कब पड़ेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। जैसे कि ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया। तो आपको मालूम है कि मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है, एक प्रकार का उपग्रह है और उपग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा में पड़ता है तो रात में आपको चंद्रमा दिखाई पड़ता है।
तो अगर इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो ये तो प्रकाश को रोक लेगी। तो जब प्रकाश को रोक लेगी तो चंद्रमा जो होगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो उस दिन क्या पड़ेगा, उस दिन पूर्णिमा होती है। तो हर चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। हर चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा पड़ेगी, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जिसे हम लोग न्यू मून कहते हैं, और पूर्णिमा को कहते हैं फुल मून। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था, लेकिन 2 साल बाद 1922 में इसे वापस ले लिया। उसका मुख्य कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। देखिए, गांधी जी का लक्ष्य ये था कि हम अगर स्वतंत्रता पाएंगे तो सत्य और अहिंसा के दम पर पाएंगे, लेकिन सत्य और अहिंसा यहाँ पर हो गई, हिंसा हो गई। गांधी जी लेकर चल रहे थे अहिंसा को और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी भीड़ ने, तो वहाँ पर हिंसा हो गई। गांधी जी को ये मंजूर ना रहा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और 11 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखिएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, चौरी चौरा कांड के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? मैंने आपको याद कराया है कि बेस ब्लू करता है और एसिड रेड करता है। ये थोड़ा वर्ड प्ले को आप लोग समझिएगा। इंग्लिश में बेस ब्लू करता है तो बी याद कर लीजिए। बस एक चीज़ आपको याद करनी है, बेस ब्लू करता है तो एसिड रेड करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में चेंज कर देता है। अगर रेड में चेंज किया है तो वो एसिड होगा। समझ में आ गई बात आपको? अगर एसिड होगा तो पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 7 से कम। उदासीन होता है 7 और बेसिक होता है 7 से ज़्यादा। तो एसिड है तो वो रेड कर रहा है, इसलिए 7 से कम होगा पीएच मान। साधारणतः से आपको याद कराया है। बेस को ब्लू याद कर लेंगे, बी से बी याद कर लेंगे, वर्ड प्ले से चलेंगे तो कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध समिति या फिर परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, बीसी की बात करेंगे तब हुई थी। उस समय आजाद शत्रु ने कराई थी। कहाँ पर? राजगृह में कराई थी। इसके बाद दूसरी की बात करेंगे 383 बीसी ईसा पूर्व, काला अशोक ने कराई थी वैशाली में। आपसे तीसरी पूछा है तो तीसरी कराई थी अशोक ने। ठीक है, कब कराई थी? 255 बीसी में कराई थी। कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में कराई थी। अगर चौथी की बात करेंगे तो चौथी कनिष्क ने कराई थी। कहाँ पर कराई थी? कुंडलवन कश्मीर में कराई थी। ये सारी चीज़ें चारों आपको याद रखनी है। पहली आजाद शत्रु ने, दूसरी कालाशोक ने, तीसरी अशोक ने और चौथी कनिष्क ने। पांचवी भी हुई थी, पांचवी वाली हर्षवर्धन ने कराई थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने पांचवी कराई थी और ये 7वीं सदी के आसपास कराई थी हर्षवर्धन ने। उस समय जो महायान शाखा थी उसको श्रेष्ठता प्रदान की गई थी। तो पांचवी भी आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस बल का आपको नाम बताना है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस बल को आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो उस बल का आपको नाम बताना है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, कैरियोलिस बल प्रभाव कहते हैं। इस बल प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होती हैं उनकी दिशा जो होती है वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध की पवनें होती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे हम लोग कैरियोलिस बल प्रभाव भी करते हैं। बाद में इसे फेरल ने और समझाया था, तो इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। तो ये कैरियोलिस जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1835 में इन्होंने कैरियोलिस बल को बताया था। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन।
24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? इसे देखिए अलीपुर बम कांड भी कहते हैं और अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। तो इसमें 34 लोगों को अवैध रूप से हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उसमें मुख्य आरोपी जो थे वो श्री अरविंद घोष थे। इनका केस जो लड़ा था वो चित्तरंजन दास जी ने लड़ा था, जिन्हें हम लोग देश बंधु की उपाधि भी देते हैं। तो देश बंधु चित्तरंजन दास जी इनके वकील थे श्री अरविंद घोष जी के, जिन्होंने बेहतरीन केस लड़ा था और 126 दिन लगभग इनका मुकदमा चला था, जिसके तहत इनको जेल में रखा गया था और बाद में इन्हें जेल से छुटा करके लाए थे। तो केस काफ़ी चर्चित है, अलीपुर षड्यंत्र केस, जिसमें अरविंद घोष जो थे वो मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किए गए थे। ये केस था 1908 के लगभग, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए बाहरी हिस्से की बात करेंगे तो सबसे ऊपरी हिस्सा आपसे पूछा है। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं भूपट्टी। तो अगर आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से 34 किलोमीटर नीचे तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्यतम हिस्सा या फिर भूपट्टी कहते हैं। तो भूपट्टी में बेसाल्ट की चट्टानों की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो होगी वो ऑक्सीजन होगी। कितने परसेंट होती है? लगभग 46% भूपट्टी पर ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल कहते हैं, सियाल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सिलिकॉन होती है 27% के करीब और एल्युमिनियम होती है 8% के करीब। और हमने आपको पिछले वाले सेट में आपको शायद याद हो तो इससे क्वेश्चन ही बना था कि भूपट्टी में अभ्रक की मात्रा कितनी होती है। तो अभ्रक होती है 4%, ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ था। तो इतना डीप भी आपसे पूछेगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम से काम नहीं चलेगा, अभ्रक भी आपको याद करना पड़ेगा कि भूपट्टी में कितने परसेंट पाई जाती है। तो 4% पाई जाती हैं। और क्रस्ट के नीचे देखिए, क्रस्ट के नीचे क्या होता है? फिर मेटल होता है। क्रस्ट के नीचे मेटल होगा और सबसे लास्ट में कोर होता है नीचे। अगर सबसे अंदर की बात करेंगे तो कोर होगा, सबसे बाह्यतम की बात करेंगे तो क्रस्ट होगा, बीच की बात करेंगे तो मेटल होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताने का प्रयास करिए। देखिए पहले भारत के गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सत्ता कर रही थी, शासन कर रही थी, उसको हटा करके स्वयं का शासन स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नर जनरल का जो नाम था उसको भी चेंज करके वायसराय का नाम कर दिया। 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में अधिनियम लाया गया। तो सही ऑप्शन होगा 1858 में वायसराय बनाए गए, गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया। तो पहले अगर हम लोग वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे पहले वायसराय, जो 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाए गए। इनका कार्यकाल था 1856 से लेकर के 1862 तक। तो 1857 की क्रांति के पास इनका शासनकाल भी था और 1858 में इन्हें गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। तो अगर बात करेंगे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ये भी आपको याद करके चलना पड़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ के उच्च न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूरा किया गया था? तो कहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण है वो भारत के सहयोग से हुआ है? तो आपको बताना है मालदीव, मॉरिशस, भूटान और अफगानिस्तान। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस का सही ऑप्शन होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी आपको याद रखना, प्रवींद्र जगन्नाथ। तो भारत सरकार ने 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था 2016 में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए, जिसके तहत जो है मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई और उसका उद्घाटन जो है वो ऑनलाइन जो है नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के समय में किया था। तो याद रखना है आपको मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में जो संसद भवन है उसका निर्माण जो है भारत के सहयोग से हुआ है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान के जो संसद भवन है उसको किसके सहयोग से बना है? तो भारत के सहयोग से बना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक
उपास्थ युक्त मछली है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए अस्थि से जो कमजोर होती है उपास्थि होती है। उपास्थि होती है अस्थियों को जोड़ने का काम करती है। तो आपसे पूछा है उपास्थ युक्त मछली कौन सी होती है, जिसमें उपास्थि हो अस्थि ना हो। तो सही ऑप्शन होगा शार्क मछली। शार्क मछली में उपास्थि होती है, अस्थियां नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं, उपास्थि होती है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। आपके ऑप्शन में टारपीडो भी दे सकता था, डॉगफिश भी दे सकता था, ये भी उपास्थि युक्त मछलियां होती हैं। तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब आप जानते हैं कि जो पहले का भारत है, 600 BC पूर्व की जो घटनाएं हैं वो इस पुस्तक में लिखी गई हैं और काफ़ी प्रामाणिक पुस्तक है ये। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसे लिखा है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। 1904 में इसे पब्लिश किया गया था और काफ़ी अच्छी पुस्तक मानी जाती है, इसलिए बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, बताइए। लोकसभा के आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, 1951-52 में हुए थे। काफ़ी बार आपको याद कराया गया है। कभी कभी ऑप्शन में 1951 ही दे देगा तो 52 हटा लेगा ऑप्शन से, कभी कभी 1952 दे देगा तो 51 हटा लेगा, कभी साथ साथ भी दे सकता है। वैसे 1951 और 52 में हुए थे, मतलब लास्ट से चालू हुए होंगे और 52 तक हुए थे। तो प्रथम आम चुनाव 51-52 में माने जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए हमने आपको बताया कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय प्रधानमंत्री रहे होंगे वो इसके अध्यक्ष रहे होंगे। तो पहले की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। तो जब 1 जनवरी 2015 को बना था तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी थे। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी पहले अध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, पहले उपाध्यक्ष थे। लेकिन अभी इस समय कौन है उपाध्यक्ष, राजीव कुमार हैं। इस समय राजीव कुमार हैं। सीईओ की बात करेंगे तो पहले थी सिंध श्री खुल्लर, जो थी वो पहले सीईओ थी। अभी इस समय कौन है सीईओ, अमिताभ कांत हैं। तो 3 नाम आपको याद रखने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। तो सीईओ अमिताभ कांत हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी जी अभी भी अध्यक्ष बने हुए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आरडीएक्स क्या है। आरडीएक्स क्या है, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक विस्फोटक होगा। तो सही ऑप्शन है एक प्रकार का ये बम के रूप में काम करता है, विस्फोटक के रूप में काम करता है। इसके अगर रासायनिक नाम की बात करेंगे, रासायनिक फार्मूला क्या है इसका, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइसिन, ये इसका रासायनिक नाम होता है। याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, वरना फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव इसका फुल फॉर्म होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है। जिससे कि जो मॉनिटर होता है जिसमें आप देखते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा उसको जाना जाता है वीडियो के नाम से। वीडियो फुल फॉर्म इसका होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो आप विजुअल करते हैं डिस्प्ले पर उसे हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं और वीडियो भी कहते हैं। एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस में आता है। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 34 नंबर क्वेश्चन है इसमें से कौन सी फेम टू इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको जब मालूम होंगे, फेम टू के बारे में मालूम होगा, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें से क्या विशेषता नहीं है। फेम टू का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्कीम चलाई गई थी 1 अप्रैल 2019 को। अब चारों ऑप्शन को आपको देखना है इसमें से क्या इसकी विशेषता नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। इसमें लिखा गया इसके तहत इलेक्ट्रिकल एवं हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उसके लिए आपको अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाइब्रिड मतलब है कि बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। जो भी वाहन आप खरीद रहे हैं बाद में उसे चेंज कर लीजिएगा। इसका जो खर्च है वो 10,000 करोड़ का होगा। इसमें सरकार जो है सब्सिडी आपको देगी।
इसके तहत 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख इलेक्ट्रिकल दोपहिया और इसमें 5 लाख इलेक्ट्रिकल 3 पहिया और 55,000 इलेक्ट्रिकल 4 पहिया और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को सहयोग प्रदान करने की योजना है। तो इन सबों को मिला करके सरकार जो है वो 10,000 करोड़ का सब्सिडी देगी कि आपको इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदें। इसका लक्ष्य जो है केवल निजी परिवहन का वाहन के लिए है, ये बिल्कुल गलत है। आप कोई भी वाहन हो सकता है, उसके लिए सरकार जो है इसमें पैसा दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है। तो इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन से, ये बात बिल्कुल गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है आपको बताना है। देखिए कालिदास सम्मान की बात करेंगे तो ये 1980 से चालू है। इसे मध्य प्रदेश की सरकार देती है। 2 लाख रुपए इसमें मिनिमम राशि दी जाती है। इस समय 2020 का कालिदास सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर कनुप्रिया को मिला है। तो याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान जो है 2020 का डॉक्टर कनुप्रिया को मिला हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था और अभी 35 साल हो चुके हैं, गंगा साफ नहीं हो पाई है। गंगा नदी में प्रदूषण की कमी करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। 2015 में नाम चेंज करके इसे नमामि गंगा के नाम से स्टार्ट किया गया। तो लगातार गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन सही दिशा में कार्य नहीं कर रही हैं। तो प्रदूषण की कमी पहला वाला ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए जब भी बड़ा प्रतिबिंब देखना होगा तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। दांत छोटा होता है तो दंत चिकित्सक को अगर बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करके उसे बड़ा दिखाई पड़ेगा। जैसे कि दाढ़ी बनाने में और आँख नाक कान वाले डॉक्टर जो होते हैं इनको भी बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उनसे भी प्रकाश ज़्यादा दूर तक जाए तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, इन सब जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आप गाड़ियाँ चलाते होंगे 4 पहिए में, ट्रकों में, जो बगल वाले जो शीशे लगे होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रियर व्यू मिरर कहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े से जो क्षेत्र होता है उसका चित्र बिल्कुल छोटे से इस दर्पण में बना देता है। जो पीछे की गाड़ियां होती हैं आपको दिखाई पड़े, इसलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार किस दिवस को लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिकों हितों के लिए समर्पित कर सकें और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकें? बताइए कौन से दिन जो है वो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बता सकते हैं आप लोग। काफ़ी नया दिवस है। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 21 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटकाप हाउस में संबोधित किया था और अखिल भारतीय सेवाओं को 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन भी किया था। हमने आपको जब पहले जीएस की सीरीज स्टार्ट की थी तो वहाँ पर बताया था कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, लेकिन भारत की बात कर रहा है तो 21 अप्रैल को आप लोग सही करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनका जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को। इस दिन मनाया जाता है भारतीय एकता दिवस। 182 मीटर ऊंची इनकी प्रतिमा बनाई गई है जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, गुजरात में आपकी पड़ती है।
इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। बारदोली की महिलाओं ने के कहने पर गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, 3-4 नाम बताए इनके, एक लौह पुरुष, एक सरदार की उपाधि, भारत का बिस्मार्क। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो इन्हें चाचा की उपाधि दी गई है, चाचा जी कहते हैं नेहरू जी को। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। हमने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि 8 अप्रैल 1929 को किसके द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था? तो उसका सही जवाब होगा, हमने 8वें वाले वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा दिल्ली की जो असेंबली थी उनकी खाली बेंचों में बम फेंका गया था। उनका लक्ष्य ये था, किसी की जान लेना उनका लक्ष्य नहीं था, बहरों के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाना ये लक्ष्य था। तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। नहीं आएगा तो इसी प्रकार नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में कम से कम 25 प्रश्न सही करने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं आ रहा तो प्रयास करिए, पढ़िए, कहीं से पढ़िए। आप लोग हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, ये हमारा 9वां सेट था। 8 वीडियो आप देखेंगे तो एनटीपीसी का सीबीटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए प्रश्न होता है। ये नहीं है कि रेलवे के प्रश्न जो है वो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी का आपके एग्जाम में नहीं आएगा। प्रश्न होता है चाहे किसी भी एग्जाम का हो। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करके चलिए, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग लगातार इसी प्रकार की सीरीज चलाते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। हमने आपको रीजनिंग के भी सेट कराए, 3 सेट आपको रीजनिंग करा चुके हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए होंगे, प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं।